कल ही नेक्स्ट क्लास में बता दिए थे कि ऊतक में आपका बताए थे कि 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक होते हैं मस्कुलर, एक होते हैं आपका न्यूरॉन, कनेक्टिंग, एडिपोज। इतना तो आपको याद ही है। चलिए रिवीजन थोड़ा सा करा देते हैं, उसके बाद लिखाना बाकी था, लिखा देंगे। उसके बाद क्या है कि आपका ऊतक बताए थे, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका मस्कुलर टिश्यू, जिसको पेशीय ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक। फिर होता है दूसरा न्यूरॉन टिश्यू, जिसको कहते हैं तंत्रिका ऊतक। फिर होता है कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक। फिर होता है आपका एडिपोज ऊतक, उपकला एडिपोज टिश्यू, उपकला ऊतक। आपका पेशीय ऊतक में आपको बताएं कि मांसपेशियां, जितने भी हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं वो सिर्फ किसके अंतर्गत आते हैं? पेशीय ऊतक के अंतर्गत आते हैं। आपका पेशी कितना होता है? तो 639 पेशियों की संख्या है। कितना पेशियों की संख्या है? तो 639। आपको ये भी आपको पूछता है 639 पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। फिर आपका तंत्रिका में किसका पढ़ना है अध्ययन? न्यूरॉन में आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना है। फिर आपका था कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू में संयोजी ऊतक हिंदी में बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? ब्लड आ गया, ब्लड में लिम्फ होता है। ब्लड में ही लिम्फ पाया जाता है, जो येलो कलर का होता है। जब उसको जैसे ब्लड टेस्ट ये सब करवाते हैं ना, तो उसमें से आपका निकाल के मशीनों द्वारा देख सकते हैं कि उसका कैसा मतलब होता है। वो भी लिक्विड होता है, ब्लड में मिला हुआ रहता है, लेकिन उसका रंग थोड़ा सा येलो होता है। उसके बाद आपका बोन भी आपका संयोजी ऊतक है। हड्डी भी आपका संयोजी ऊतक है वही। उसके बाद एडिपोज माने हो गया आपका उपकला ऊतक। इसमें क्या होता है कि मोटा आदमी हो जाता है, इसमें वसा हो जाता है, चर्बी हो जाता है। फिर वसा चर्बी ये सब किसमें पाया जाता है? एडिपोज ऊतक में। इसमें वसा हो गया, जैसे आदमी कोई मोटा हो गया तो वसा उसके में शरीर में ज़्यादा हो गया। कुबड़, बैल, सांड जो भी देखते हैं उसके कुबड़ में क्या रहता है? ऊँट, उनके कुबड़ में वसा भरा रहता है। तलवा, हम लोग का हाथ पैर का तलवा, इस सब में क्या रहता है? आपका वसा भरा रहता है, इसीलिए चलते हैं तो उतना। अब मान लीजिए इसी दूसरे अंग पर आप लोड करके देखिए कितना दर्द देता है, लेकिन आप पैर पर देखते हैं इतना वजन लेके चलते हैं फिर भी वो सहता है कि नहीं। तो ये एक इसमें और खासियत होती है कि यह मार से आपको शरीर को बचाता है या चोट से बचाता है। ठीक है। उसके बाद आपका इसका और काम है कि यह चोट से बचाता है या फिर आपको ठंडा इसमें नहीं लगता है। इसमें क्या होता है? ठंड से भी बचाता है। महिलाओं में ज़्यादा वसा पाया जाता है। आपको बताए थे कि महिलाओं को ठंड भी कम लगती है इसी की वजह से। उसके बाद आपका बता रहे थे ये आपका तलवा, त्वचा, पैर, इस सब में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। यहाँ तक अब हो गया था। अब इसको लिखा देते हैं, इतना लिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें बता रहे हैं कि ऊतक बता रहे थे। तो बता रहे हैं ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। फिर आपका कोशिकाओं के अध्ययन, ऊतक के अध्ययन को ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है।
ऊतक, ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका बताए थे मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। दूसरा होता है आपका मस्कुलर टिश्यू होता है, फिर उसका आता है न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू। ये होता है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। फिर होता है तीसरा कनेक्टिंग, कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक। फिर होता है चौथा आपका एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। यहाँ तक हो गया। फिर आपका हो गया नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि पेशीय ऊतक। तो पेशियों की संख्या कितनी होती है? पेशियों की संख्या हमारे शरीर में 639 होती है। फिर आपको बता रहे थे तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। हाँ, ब्लड और हड्डी, ब्लड और हड्डी, हड्डी, अस्थि जो भी बोलते हैं, संयोजी ऊतक में आते हैं, संयोजी ऊतक में आते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। फिर आपका हो गया एक पॉइंट वसा किस ऊतक में, वसा उपकला ऊतक में पाया जाता है, उपकला ऊतक में पाया जाता है। आपका पूछेगा साँड़ के कुबड़ में, साँड़ के कुबड़ में वसा पाया जाता है। साँड़ के कुबड़ में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। साँड़ के कुबड़ में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आज शुरू करेंगे। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। आपका ऊतक टिश्यू हो गया था। टिश्यू के आगे हम पढ़ेंगे
कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम देखिए, कंकाल क्या कहलाता है? हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। जैसे हमारे शरीर का कंकाल, जैसे मान लीजिए मानव कंकाल पढ़ते हैं, तो मानव कंकाल में क्या होता है कि आपका हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी, यहाँ सीने का हड्डी, पंजरा जिसको बोलते हैं अपनी आमचाल भाषा में, जिसको क्या होता है? पंजरा की हड्डी, यहाँ हो गया स्टर्नम, खोपड़ी, इन सब के हड्डियों के समूह को मिला देते हैं तो उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। नाम से ही पता चल रहा होगा, बाह्य कंकाल तंत्र जिसका हड्डियां बाहर पाया जाएगा, यानी शरीर के जो बाहर हड्डियां दिखाई देंगे जिस जीव में, वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आएंगे। और जिन जीवों की हड्डियां शरीर के अंदर रहेगी उसे आंतरिक कंकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? आंतरिक कंकाल। तो हड्डियां कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल, इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, इसको कहते हैं इंडोस्केलेटन। इसको कहते हैं इंडोस्केलेटन, इसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। दो होते हैं कंकाल तंत्र। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। ठीक है। बाह्य कंकाल तंत्र सामान्यतः छोटे जीवों में पाया जाता है। क्या में पाया जाता है? छोटे जीवों में। जैसे मान लीजिए मच्छर है, तो मच्छर है, ये मच्छर है, तो इसको देखते होंगे कि इसका कंकाल बाहर रहता है। आपको दिखता नहीं होगा, इसका मतलब साइज छोटा होने की वजह से आप देख नहीं पाते होंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कदार आप मारते होंगे तो उसको अगर छू के देखेंगे ऊपर से तो हार्ड नियम दिखता है, हार्ड होता है, कड़ा होता है। तो इसका कंकाल कहाँ होता है? बाहर होता है। कभी कदार मारते हैं और कहीं गुद्देदार स्थान पर चप जाता है तो देखते हैं छोड़ते के साथ उड़ जाता है, क्योंकि उसके हड्डियां उसके शरीर को बचा देता है। तो इसके किसके कारण होता है? आपका एक्सोस्केलेटन इसमें पाया जाता है। मच्छर हो गया, खटमल हो गया, आपका बिच्छू हो गया, कॉकरोच हो गया। देखते हैं कॉकरोच को कितनों भी मारते हैं ऊपर से, कितनों भी मतलब एकदम हथौड़ी से मार देते तो मरिए जाएगा। कहने का मतलब है कि हल्का फुल्का और किसी चीज़ से मार दी तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ऐसे ही रहेगा मटियले, मतलब मटियले मैंने समझ रहे, नाटक के लिए। इसलिए नाटक करता है कि ताकि वो दोबारा हम पर हमला ना करें। और देखता है कि निकल गया, बस राख से उड़ के भाग जाता है, भागता है कि नहीं, हल्का फुल्का उड़ता भी है। तो उसका एक्सोस्केलेटन क्या कर लेता है? बचा लेता है। बाह्य कंकाल तंत्र क्या कर लेता है? उसे बचा लेता है। आपका बिच्छू हो गया, बिच्छू को भी ऊपर रहता है हड्डी, उसी का बाहर पाया जाता है कि नहीं। उसके बाद आपका खटमल हो गया, ढिल्ला हो गया। ढिल्ला को देखते हैं, लेते हैं वैसे ऐसे नाखून पर रखते हैं, वैसे मारते हैं तो करता है ना पुट, उसका हड्डी टूटता है और उसका मांस उसी में चप जाता है, तब मरता है। तो उसका भी हड्डी बाहर पाया जाता है। तो क्या होता है कि इस बाह्य कंकाल तंत्र जितने भी जीव आते हैं उनके हड्डियां बाहर आते हैं, और जो भी उनके अंग होते हैं, जरूरी अंग होते हैं, वो हड्डी के अंदर रहते हैं। लेकिन हम में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों में, जीव जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जो पशु हो गया, एनिमल हो गया या मानव हो गया, तो इन सब में क्या होता है कि हड्डियां बाहर नहीं रह करके अंदर रहती है। जैसे देख रहे हैं बाहर से हड्डी दिख रहा है, लेकिन खटमल का बाहर से हड्डी दिखता है, मच्छर का बाहर से हड्डी दिखता है, कॉकरोच का बाहर से हड्डी दिखता है। और हम लोग का देखिए हड्डी दिख रहा है, कहीं से नहीं दिखता है। क्या होता है कि एक त्वचा के अंदर हड्डी रहता है और हड्डी के अंदर भी अंग रहते हैं।
तो ये जो बाहर से हड्डी नहीं दिखता है उसको कहते हैं इंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल तंत्र। जो अंदर से रहता है हड्डियाँ, जिनकी हड्डियाँ बाहर से नहीं दिखाई पड़ती हैं, वो कहलाते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र, इंडोस्केलेटन सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो बाह्य कंकाल तंत्र में आपका कीट आ जाते हैं। कीट में आपका हो गया मच्छर, कॉकरोच, तिलचट्टा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तिलचट्टा, खटमल, फिर आपका हो गया बिच्छू, केकड़ा, मक्खी, फिर आपका हो गया छोटे छोटे जीव, यही तो हैं, मच्छर, तिलचट्टा, खटमल, बिच्छू, केकड़ा, मक्खी, ढिल्ला, क्या बोलते हैं उसको, माथा में जो रहता है जू, हम लोग तो घर में ढिल्ला बोलते हैं, है कि नहीं, लेकिन हिंदी भाषा में से शुद्ध भाषा में जू कहा जाता है, जू हो गया। फिर आपका और भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जिसके क्या होते हैं, कंकाल बाह्य पाए जाते हैं। समझ में आया? तो इन सबको बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, आंतरिक कंकाल तंत्र, जैसे मानव, इसमें आता है पहले पशु, समूह में आ गया पशु, और पशु में आपका जो भी जिसका हड्डी बाहर से नहीं दिखता है, जैसे मानव, मानव भी तो एक समझदार पशु है। फिर आपका हाथी, घोड़ा, गधा, अपने बारे में नहीं समझिएगा, ये जानवर वाला गधा है कि नहीं, क्या वो आप लोग में भी गधा हुआ होता है कि नहीं, जब पढ़ता लिखता नहीं वो गधा एक श्रेणी में आता है। तो हो गया गधा, मानव, हाथी, घोड़ा, फिर आपका हो गया जो भी हो गया चूहा, बंदर, शेर, जितने भी पशु, पशु का ही इसका मतलब सभी उसी में आ गया। तो इन सब किस में आता है, इंडोस्केलेटन में, जिसका कंकाल बाहर से बाहर उससे नहीं दिखता है, उसे क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र, इंडोस्केलेटन सिस्टम। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? यहाँ तक समझने में कहीं दिक्कत है? आप ऐसे बना लीजिए, उसके बाद एक बार लिखा देते हैं, इसमें जो पॉइंट उत्पन्न हुआ उसे लिखा देते हैं, है कि नहीं। ये आप ऐसे ही सेम डायग्राम पार लीजिए, ठीक है। पार लिए, पार लिए बाबू। अब इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियां जो होती है वो अंदर पाई जाती है, इसमें हड्डियां अंदर बाहर पाई जाती हैं। एक कन्फ्यूजन आता है कछुआ को लेकर, किसको लेकर, कछुआ को लेकर। कछुआ क्या होता है कि कछुआ जो होता है, कछुआ को लेकर क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है। तो कछुआ क्या, कछुआ किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोनों के अंतर्गत, क्योंकि जो ये आपका सर दिख रहा है, पैर दिख रहा है, पूंछ दिख रहा है, ये आपका हो जाता है आंतरिक कंकाल, इंडोस्केलेटन, क्योंकि इसके हड्डियाँ सर के अंदर पाए जाते हैं, पैर के हड्डियाँ अंदर पाए जाते हैं, उसके ऊपर त्वचा होता है, चमड़ा होता है, मांस होते हैं, तो पूंछ भी होता है। ये इस सब में क्या होता है, आपका आंतरिक कंकाल पाया जाता है। लेकिन ये देख रहे हैं, ये क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है, जो इसकी रक्षा करता है। जब भी ये खतरा महसूस करता है, अपना सर, पैर, पूंछ अंदर घुसा लेता है, और फिर बाद में इस पर जो भी मतलब जो भी जानवर इस पर हमला करते हैं उससे बच जाता है कि नहीं।
तो यह दोनों प्रकार के जीवों में आता है, इंडोस्केलेटन बाह्यस्केलेटन दोनों के अंतर्गत आ जाता है। तो कछुआ किस में आता है? दोनों में आ जाता है। कछुआ किसके अंतर्गत आता है? तो दोनों में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? चलिए आगे दिखाते हैं। अब होता है यहाँ जो पढ़ाएं अभी लिखा देते हैं, तो पहले लिखा देते हैं कंकाल, यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सोस्केलेटन, दूसरा इंडोस्केलेटन, यानी इसको कहते हैं बाह्य और इसको कहते हैं आंतरिक। आंतरिक कंकाल। इसको स्केलेटन नहीं लिखे, यहाँ पर स्केलेटन जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आपका हो गया। फिर आपका है कि एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत कीट आते हैं। कीट बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका हो गया पशु आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आते हैं। दिख रहा है कि इंक डाल दें बाबू। फिर आपका हो गया पशु आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आता है। कीट आपका बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? पशु आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आता है, कीट बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। फिर आपका कछुआ दोनों कंकाल मतलब एक्सो एंड इंडो दोनों के अंतर्गत आता है। कछुआ दोनों कंकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक नोट कीजिए, तब तक हम इंक डाल लें। चलिए नोट हो गया। आगे बढ़ें, यहाँ तक नोट हो गया।
अब आपको बता रहे थे इंडोस्केलेटन बायोस्केलेटन, उसमें हड्डियों की चर्चा कर रहे थे। तो हड्डियाँ आपको कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बोन कितने प्रकार के होते हैं? हड्डी आपका 2 प्रकार के। इसको अस्थि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अस्थि बोलिए, हड्डी बोलिए, बोन बोलिए, दोनों एक ही मतलब। इसके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुलायम हड्डी, जिसको बोलते हैं मुलायम और मजबूत। मुलायम को कहते हैं कार्टिलेज, और इसको जो मजबूत होता है उसको कहते हैं बोन। इसको कहते हैं कार्टिलेज, इसको कहते हैं बोन। क्या कहते हैं? तो हड्डी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है मुलायम हड्डी, जिसको कहते हैं कार्टिलेज, और एक होता है आपका मजबूत हड्डी, जिसको कहते हैं बोन। जैसे कि आप देखिए कान की हड्डियां जो हैं, ये देखिए मुलायम है, ये भी हड्डी है। आपको लग रहा है मांस है, थोड़ा सा हार्ड है मांस के अलावा। तो ये जो हार्ड है ये आपका हड्डी है, लेकिन ये हड्डी है जो सॉफ्ट है। सॉफ्ट हड्डी यानी मुलायम हड्डी है, और मुलायम हड्डी को कार्टिलेज बोलते हैं। ये भी एक हड्डी का प्रकार है। ये भी एक हड्डी का क्या है? प्रकार है। तो इसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। और जो हड्डियाँ मजबूत होती है, जैसे हाथ, पैर, उंगली, सर, तो इन सब क्या है? ये आपका हार्ड है। तो हार्ड हड्डियाँ क्या कहलाती हैं? आपका बोन कहलाती है। क्या कहलाती है? बोन कहलाती है। बोन कहलाती है। क्या कहलाती है? बोन कहलाती है। जैसे अगर आप मांसा मतलब सर्वाहारी होंगे, आप मीट मुर्गा खाते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप जब हड्डियां लाते हैं तो गजब का हड्डी बन गया। जो हड्डियां चिकन वगैरह खाते होंगे, तो वो क्या करते हैं कि ये जो दूसरे हड्डियों से कनेक्ट होता है, तो यहाँ तक क्या करते हैं? खाते हैं, यहाँ तक खा जाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ तक खा जाते हैं, और यहाँ तक खा जाते हैं। और खाने वक्त क्या करता है? कुड़कुड़ करता है, एकदम मुलायम लगता है नहीं। तो वो जो होता है कार्टिलेज होता है, और ये जो होता है देखते हैं एकदम पूरा हार्ड होता है। ये क्या होता है? हार्ड होता है। तो ये आपका बोन हो गया, और ये आपका कार्टिलेज हो गया। ये क्या हो गया? कार्टिलेज हो गया। ये आपका कार्टिलेज हो जाता है, और ये आपका बोन हो जाता है। ठीक है। तो जो मांस वगैरह मीट मछली सब खाते होंगे, वो उनको पता होगा। मुंडी कभी कभी आप खाते हैं तो उसका कहीं कहीं हड्डियाँ मुलायम लगती है, मुरमुर करती है, खाते हैं तो। ठीक है। तो वो जो हड्डियाँ मुलायम लगती है, जहाँ पर हड्डी टू कनेक्ट होता है, वहाँ पर मुलायम हड्डी पाया जाता है, और उस हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। उसको खा सकता है आदमी, खा जाता है, चिबा के खा जाता है। समझ में आ रहा है? और इस हड्डी को आदमी यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन ये हार्ड रहता है। और इसके अंदर आप खाते होंगे तो एक भूरा मिट्टी कलर का निकलता है। वो उसी में ब्लड का निर्माण होता है। हड्डी के अंतर्गत अगर ब्लड का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं अस्थिमज्जा, बोन मैरो, और इसी के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आपका बताए थे हड्डी। एक होता है बोन, एक होता है कार्टिलेज। तो मुलायम हड्डियों को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। और हार्ड हड्डियों को कहते हैं आपका बोन। बोन हड्डी दोनों का ही कोई मतलब नहीं। हड्डी 2 प्रकार के, एक मजबूत, एक कमज़ोर। कमज़ोर वाला को क्या कहते हैं? कार्टिलेज, और मजबूत वाला को बोन। समझ में आया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो हड्डियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हड्डियाँ का प्रकार समझ में आ गया। जैसे आपका नाक थोड़ा दूर तक, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, देखिए यहाँ तक मुड़ जाता है। फिर आपका कान हो गया। तो कहीं कहीं ये सब जो हड्डियाँ हैं वो कहीं आपका कार्टिलेज का बना होता है, सर कार्टिलेज का नहीं बना होता है। अगर मान लीजिए सर कार्टिलेज का कोई मार दिए, एक लाठी मार दिया तो कड़कड़ा के टूट जाएगा, आपका मस्तिष्क समझ रहे डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये सब हार्ड हड्डियाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे जहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको मुड़ने की ज़रूरत है, अगर यहाँ हार्ड हड्डी रहेगा तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा, वो मतलब टकराएगा और टूट जाएगा।
पैर में हो गया, जहाँ पर मुड़ता है घुटना हो गया, जैसे ये सब कलाई हो गई, तो वहाँ पर मुलायम हड्डियाँ दिया जाता है ताकि मुलायम से अपना घूम सके। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। अब आगे बढ़ें, चलिए मिटा दें। हाँ, अब होता है हड्डियाँ। हड्डियाँ में बता रहे थे आपको कि हड्डियाँ में क्या होता है। हड्डी में देखिए क्या पाया जाता है। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो हड्डी में क्या पाया जाता है, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आपको हड्डी बता रहे थे तो एक चीज़ और बताना भूल गए। देखिए हड्डी में जो कहें थे कि यहाँ पर पूरी जैसे खाते हैं, इसको तोड़ते हैं तो देखते हैं एक मिट्टी कलर का, भूरा कलर का निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, बोन मैरो। क्या कहलाता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहलाता है। अभी लगता बताए हैं। तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा, यहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन यह करता है क्या कि ब्लड का निर्माण करता है, लेकिन हड्डी में ब्लड नहीं पाया जाता है। हड्डी टूटता है तो खून गिरता है, नहीं गिरता है। देखते हैं, अरे भाई हड्डी टूटता है तो अंदर अगर हड्डी टूट गया तो बाहर से तो दिखता नहीं। मान लीजिए कभी क्या होता है कि जब बाहर ज़्यादा घायल हो जाते हैं, बाहर हड्डियाँ दिख जाती है, टूट जाती है, तो उससे ब्लड नहीं निकलता है। क्योंकि हड्डियाँ किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की। कैल्शियम फास्फेट जो पाया जाता है वो क्या करता है, जैसे कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो जलाता है तो हड्डियों में आग इसी की वजह से लग जाता है, फास्फोरस की वजह से। ठीक है, तो आपका हड्डियों में क्या पाया जाता है, अगर रासायनिक रूप से पूछा जाए तो कैल्शियम फास्फेट। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो बोन मैरो क्या करता है, ये ब्लड का निर्माण कर देता है और वेसल्स यानी नसों के माध्यम से शरीर को भेज देता है। लेकिन उसको भी तो प्रोटीन और सब चीज़ की ज़रूरत है। तो उसमें क्या होता है, आपको बताए थे संयोजी ऊतक में ब्लड और लिम्फ होता है, जो ब्लड के तरह ही वो पीला कलर का पाया जाता है, जो किसमें पाया जाता है, आपका हड्डियों में पाया जाता है। तो हड्डियों में कौन से पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है। ब्लड के जगह पर क्या पाया जाता है, लिम्फ। और लिम्फ ही है जो उसको सब प्रोटीन, जो भी ऊर्जा मात्रा सब वहाँ देता है। इसके बाद क्या होता है कि आपका लिम्फ जैसे पोलियो में क्या हो जाता है कि लिम्फ ही प्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है, लिम्फ ही प्रभावित हो जाती है। जिस प्रकार क्या करता है पोलियो वायरस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शरीर में पूरा हड्डियों के जगह पर उसका जंक्शन यानी पॉइंट बैंक बना हुआ है, और क्या करता है, जैसे ही पोलियो अटैक करता है तो उस बैंक को ही नष्ट कर देता है। जिस एरिया का लिम्फ नष्ट हो जाता है वो एरिया काम करना छोड़ देता है। वो एरिया काम करना क्या करता है, हड्डी काम करना छोड़ देता है। मस्तिष्क का ऑर्डर देता है लेकिन वो काम नहीं करता। इस वजह से देखते होंगे पोलियोग्रस्त आदमी जैसा रहता है वैसे ही टेढ़ रहता है कि नहीं, तो ऐसा होता है। क्या होता है कि उसके लिम्फ नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उसके लिम्फ नष्ट हो जाते हैं। जो पोलियो वायरस होते हैं वो लिम्फ को ही नष्ट कर देते हैं। खैर अब भारत से पोलियो मुक्त हो गया है। जिस देश में है ये समस्या, वो क्या होता है कि आपका लिम्फ प्रभावित होता है। तो पोलियो में आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रभावित होता है, तो लिम्फ प्रभावित होता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है। तो हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर आपको पूछेगा हड्डियों में ब्लड की जगह पर क्या पाया जाता है, तो लिम्फ पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है। फिर आपका हो जाता है बोन में, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम क्या होता है, फास्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। जन्म के समय क्या होता है कि बच्चों में हड्डियाँ 300 होती है। कितनी होती हैं, 300 होती है। छोटा बच्चा जो होता है उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है। छोटे छोटे हड्डियाँ होती है। फिर बाल्य अवस्था में आता है तो 208 हो जाती है। कितना हो जाती है, 208 बाल्य अवस्था में। ये हो गया जन्म के समय। ये हो गया बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था।
फिर आपका हो जाता है किशोरावस्था में 206 हो जाती है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। तो जब जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो उसका देखते हैं कैसे भी घुमाइएगा तो उसका हाथ पैर घूम जाता है, इसीलिए कहता है बढ़िया से संभाल के रखने, क्योंकि उनकी हड्डियाँ 300 होती है और जहाँ तहाँ से वह टूटा हुआ होता है। धीरे धीरे उसको मालिश अपना दूध वगैरह से क्या होता है कि हड्डियाँ एक दूसरे में आपस में जुड़ते जुड़ते 208 में बाल्यावस्था तक आ जाती है और फिर किशोरावस्था में आते आते 2 हड्डी और जुड़ जाती है और उसके बाद किशोरावस्था में आपका टोटल 206 हड्डियाँ बच जाती हैं। कितनी हड्डियाँ बच जाती हैं? 206 हड्डियाँ बच जाती हैं। उसके बाद होता है आपका हड्डी कैसा ऊतक है, तो ये आपको बताया था संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। फिर आपका बताया कि इसमें क्या पाया जाता है? लिम्फ तो बताइए दिए। इसके अंदर क्या होता है? आपके मज्जा, बोन मैरो, बोन मैरो ये वाला अभी बताए ना, अस्थि मज्जा पाया जाता है। अस्थि मज्जा पाया जाता है। अस्थि मज्जा पाया जाता है, ठीक है। बोन मैरो पाया जाता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अब फिर आपको हड्डियों का घनत्व कितना साल होता है? 30 साल होता है। क्या होता है? घनत्व। वो बिठा दे। हड्डियों का घनत्व क्या होता है? 30 साल होता है। 30 साल के बाद क्या होता है कि इसका घनत्व मैक्सिमम हो जाता है और 30 साल के बाद आपका हड्डियाँ अगर टूटती है तो वो जुटता है, समय लगता है, बहुत समय लगता है। अगर नहीं जुट पाती है तो स्टील वगैरह लगाना तक पड़ जाता है। और 30 साल के पहले तक आपकी हड्डियाँ अगर टूटते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। यहाँ तक आपको अगर ऐसे डायग्राम बनाना है तो ऐसे डायग्राम बना लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इन सबको 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देते हैं। चलिए यहाँ तक नोट हो गया? यहाँ तक नोट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।